यस, गुड मॉर्निंग क्लास 9th। एक्चुअली आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका इंडियन जुडिशरी से रिलेटेड है। इससे पहले हमने ऑर्गन्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी ली थी। तो फर्स्ट ऑर्गन जैसा कि आपका था लेजिस्लेचर, सेकंड ऑर्गन था आपका एग्जीक्यूटिव। इन दोनों के बारे में हमने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंसी समझी थी या जो भी डिटेल्स थी इनके बारे में हमने जानी थी। थर्ड ऑर्गन से जो था आपका वो था जुडिशरी, और उस चैप्टर में जुडिशरी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट चैप्टर जो आपका था वो पूरी तरीके से जुडिशरी से ही रिलेटेड था। तो जो आपका जुडिशरी से रिलेटेड है ये चैप्टर है, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। थोड़ा सा जो भी इम्पोर्टेंसी है इसके रिलेटेड अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियन सोसाइटी में या डेमोक्रेटिक इंडिया के अंतर्गत जो भी इसकी इम्पोर्टेंसी आती है या इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो भी इसकी इम्पोर्टेंसी के बारे में बताया गया है उसके बारे में जानकारी लेते हैं गाइस। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा था वो कहीं ना कहीं इसके दो ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट आपका था कौन सा ऑर्गन? फर्स्ट था आपका एक तरीके से लेजिस्लेचर और दूसरा था आपका कौन सा? एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट आपका था लेजिस्लेचर, सेकंड आपका एग्जीक्यूटिव, बट थर्ड जो आपका था वो था जुडिशरी। एक्चुअली आज हम जो डिटेल्स के बारे जो भी डिटेल्स जानेंगे वो हमारा डिपेंड करता है आपकी किसकी? थर्ड जो आपका ऑर्गन्स है जिसका नाम क्या है? जुडिशरी। एक्चुअली यदि हम जुडिशरी की बात करें तो दिस इज द थर्ड ऑर्गन्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारी गवर्नमेंट द थर्ड ऑर्गन्स ऑफ अवर इंडियन गवर्नमेंट, ये हमारा एक तरीके से जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका थर्ड ऑर्गन्स है जिसे हम जुडिशरी के नाम से जानते हैं। एक्चुअली यदि हम इसके बारे में स्टडी करें तो हमें ये पता चलेगा कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस, एक तरीके से आफ्टर द इंडिपेंडेंस जुडिशरी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के रूप में देखा गया, क्योंकि विदाउट जो है जुडिशरी आप इंडिपेंडेंसी के बारे में जानकारी ही नहीं ले सकते या इंडिपेंडेंसी क्या होती है इसके बारे में समझ नहीं सकते। तो इसलिए एक तरीके से आपका जो जुडिशरी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के रूप में आज जाना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड ए सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड एंड यूनिफॉर्म जुडिशरी सिस्टम थॉट आउट इंडिया। द इंडियन जुडिशरी सिस्टम इज द फॉर्म ऑफ ए पिरामिडिकल शेप। यदि हम बात इंडियन जुडिशरी सिस्टम की करें तो एक तरीके से ये कैसा पिरामिडिकल शेप में है भी है। स्टेबलाइज ए यूनिफॉर्म जुडिशरी एट इट इज द टॉप मोस्ट लेवल देयर इज ए सुप्रीम कोर्ट। सबसे ज़्यादा जो ऊपर जो आपका टॉप मोस्ट लेवल पे जो आपका सिस्टम पाया गया है या जिस सिस्टम को हम कहते हैं उसका नाम क्या है? आपका सुप्रीम कोर्ट है, जो कि एक तरीके से अपेक्स जुडिशरी सिस्टम है। क्या है आपका? अपेक्स जुडिशरी सिस्टम है। उसके बाद आपका आ जाता है मिडिल लेवल पे जिसे हाई कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे हम हाई कोर्ट 24 आपके हाई कोर्ट हैं, जो कि एक नेक्स्ट आपका एक 25वां अभी हाई कोर्ट आपका इस समय बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका वो भी ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड आपका जो है एक तरीके से कौन सा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ साथ आपका तालुका कोर्ट आ जाता है। फिर सबसे जो एक तरीके से लोअर पार्ट आपका जो कह सकते हो जो कोर्ट है उसे हम बोलते हैं ट्रायल कोर्ट या फिर स्पेशल कोर्ट। तो इस तरीके से ये क्या है? एक पिरामिडिकल शेप में इसको क्या किया गया है? जो है डिफाइन किया गया है। किसको? जुडिशरी को। तो गाइस देखते हैं एक बार कि किस तरीके से पिरामिडिकल शेप में इनको बताया गया है। फर्स्ट एक तरीके से ये जो है आपका वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट। क्या है आपका? सुप्रीम। फर्स्ट सेकंड आपका जो है वो कौन सा है आपका? वो है आपका हाई कोर्ट। थर्ड जो आपकी शेप है या एक तरीके से थर्ड लेवल ऑफ आपका जुडिशरी है जिसे हम बोलते हैं क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। प्लस तालुका। एंड लास्ट एक तरीके से जो आपका कोर्ट सिस्टम है जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका ट्रायल कोर्ट।
क्या बोलते हैं आपका, हम जिसे हम बोलते हैं ट्राई कोर्ट या फिर स्पेशल कोर्ट। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है उसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। किस तरीके से डिवाइड किया गया है, फर्स्टली यदि हम बात करें तो फर्स्ट पर आपका एक तरीके से जो जुडिशरी आपको डिवाइड किया गया है उसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से क्या अपेक्स कोर्ट भी बोल देते हैं, है ना। क्या बोल देते हैं, अपेक्स कोर्ट भी बोल देते हैं, या फिर रिकॉर्ड्स ऑफ कोर्ट्स भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोल देते हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ कोर्ट्स। रिकॉर्ड्स ऑफ कोर्ट्स एक्चुअली। फिर सेकेंडरी आपका जो लेवल कोर्ट माना जाता है वो जो आपका कौन सा हाई कोर्ट है, क्या बोलते हैं इसे हम, हाई कोर्ट बोलते हैं। थर्ड लेवल ऑफ जो कोर्ट है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, और साथ में तालुका कोर्ट है। लास्ट जो आपका सबसे एक तरीके से निचले पायदान पर जो कोर्ट आपका आ जाता है उसे हम बोलते हैं ट्राई कोर्ट या स्पेशल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट और स्पेशल कोर्ट जो है आपके, इनको भी एक तरीके से कहीं ना कहीं इंडियन जुडिशरी के अंतर्गत आइडेंटिफाई किया गया है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत से केसेस क्या है एक तरीके से पेंडिंग में चलते रहते हैं, तो उस केसेस को, जब पेंडिंग केसेस को सॉल्व करने के लिए आपके ट्रायल कोर्ट चलाए जाते हैं। दूसरा कोई ऐसा कोई एक तरीके से कोई ऐसी घटना रहती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंसी रखती है और उसका जो है हमें उसको जो है एक तरीके से बहुत जल्द सॉल्व करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में भी ट्रायल कोर्ट का या स्पेशल कोर्ट का सहारा लिया जाता है। जैसे कोई भी केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उस इम्पोर्टेंसी को, उसकी इम्पोर्टेंसी को देखते हुए भी स्पेशल कोर्ट को क्या किया गया है, बनाया गया है। तो ये था आपका एक तरीके से क्या लेवल ऑफ कोर्ट, कि भाई सबसे ऊपर कौन से कोर्ट होते हैं, सेकेंडरी कोर्ट कौन से हैं, थर्ड आपके कौन से किस तरह के कोर्ट हैं, फोर्थ पे आपके कौन से कोर्ट आ जाते हैं। अब आता है कि इंपोर्टेंस ऑफ कोर्ट जुडिशरी, कि भाई जुडिशरी की इंपोर्टेंसी क्यों पड़ती है। बिना जुडिशरी, बिना न्यायिक प्रक्रिया के तो आप किसी भी तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में सोच भी नहीं सकते। इफ़ यू थॉट कि कोई डेमोक्रेटिक कंट्री होता है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंसी ऑफ जुडिशरी भी क्या है, अपने आप में एक जो है एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है। यदि आप इसके बारे में नहीं समझते हैं तो फिर आप डेमोक्रेटिक कंट्री का कोई मीनिंग नहीं समझ सकते। ये तो हम देखते हैं कि जुडिशरी एक तरीके से क्या है जी, एसेंशियल इन द फेडरल सिस्टम ऑफ द प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। यदि हम जुडिशरी की बात करें तो एक तरीके से ये क्या है, एक फेडरल सिस्टम के अंतर्गत जो हमारी कंट्री है क्या है, एक फेडरल कंट्री है। मतलब छोटे छोटे भागों को इसमें क्या किया गया, ऐड किया गया है। एक होता है एंट्रिलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें एंट्रिलाइज किया जाए, मतलब एंट्रिलाइज करना मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों को इसमें ऐड कर देना। तो इस तरह से क्या है, एक फेडरल सिस्टम को बनाया गया है या फेडरल कंट्री को एक तरीके से बनाया गया है। तो अब फेडरल कंट्री होने की वजह से हमारे इंडियन जो सिटीजन हैं उनकी क्या है, एक तरीके से उनको कुछ राइट दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, कुछ आपके राइट दिए गए हैं। तो उन राइट को आपका प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ में उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ प्रिजर्व करने के लिए जुडिशरी को क्या किया गया है, बनाया गया है। विदाउट जुडिशरी आप जो है किसी भी ह्यूमन के राइट्स को प्रिजर्व नहीं कर सकते, किसी भी ह्यूमन की एक तरीके से जो प्रोटेक्शन को एक तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जब आपका जुडिशरी है तो ऑटोमेटिक वो जो इंडियन सिटीजन है वो अपने आप को कैसा मानता है, एक तरीके से प्रोटेक्टिव मानता है। मतलब उसे लगता है कि मुझे कहीं से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यदि कोई मेरे साथ किसी भी तरीके का एक तरीके से मान के चलो एक्सप्लोटेशन करता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जुडिशरी का सहारा ले सकता हूँ। तो गाइज ये एक तरीके से साथ में एक तरीके से देखा जाए कि सेंटर हो या आपका सेंट्रल हो या फिर स्टेट हो, इन दोनों के बीच कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो है रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ वर्कलोड वगैरह है, इनसे संबंधित कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो भी जुडिशरी क्या करता है, उनको सॉल्व करने का कार्य करता है। फिर इनके रिलेशन की बात आती है या इनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की बात आती है तो इन सब से रिलेटेड भी जो एक तरीके से डिसीजन है वो भी कौन, आपका कोर्ट करता है, मतलब जुडिशरी करता है। तो जुडिशरी क्या है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। क्यों, क्योंकि ये एक तरीके से राइट्स को, रेगुलेशन को, रूल्स को, प्रोविजंस को प्रिजर्व करने का कार्य करता है, प्रोटेक्शन करने का कार्य करता है। साथ में जो इंडियन सिटीजन है उनको एक तरीके से क्या देता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है। कौन, आपका जुडिशरी। तो अब देखते हैं कि साथ में देखते हैं कि एक तरीके से हमारे इंडिया में जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर और साथ में एक तरीके से एक्सिक्यूटिव, ये क्या है, एक तरीके से
ये एक तरीके से मोर पावर रखने वाले आपके ऑर्गन्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इनके पास पावर होती है, काफ़ी इनकी एसेंशियल देखा जाए बहुत ज़्यादा। ये एक तरीके से देखा जाए अलार्म ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बहुत ही अलार्मिंग तरीके से, मतलब इनकी बहुत मौजूदगी अपने आप में पता चलती है। क्यों? क्योंकि एक आपका लेजिस्लेचर है जो क्या करता है, रूल्स को मतलब बनाने का कार्य करता है, आइडेंटिफाई करता है, और साथ में एक्जीक्यूटिव क्या करता है, इनको एक तरीके से मतलब जो है इन पे वर्क करने का कार्य करता है। तो ये क्या है, एक तरीके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हो गए। अब यदि ये एक तरीके से इनको, ये जो है इनकी पावर कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, उस पावर को एक तरीके से कह सकते हो कि एक रूल्स के साथ बांधने का जो कार्य है वो कौन करता है, आपका जुडिशरी। अन्यथा इनके पास इतनी अनलिमिटेड पावर होती है तो वो किसी को भी क्या कर सकते, अपने जो है पावर का फायदा उठा सकते हैं, करप्टेड हो सकते हैं। तो इस करप्शन को एक तरीके से रोकने के लिए, साथ में लोगों के राइट और रूल्स को, रेगुलेशन को एक तरीके से फाइंड आउट करने के लिए और इनको सिक्योरिटी देने के लिए भी आपका जुडिशरी का इस्तेमाल किया गया है। तो एवरी ऑर्गन हैव इक्वल पावर, जो एक तरीके से आपके तीनों ऑर्गन्स हैं वो इक्वल पावर करते हैं। क्यों? ये क्या करता है, एक तरीके से अमेंडमेंट करता है या फिर रूल्स और रेगुलेशन को डिजाइन करता है। दूसरा एक्सिक्यूटिव इस पे मतलब रूल्स रेगुलेशन को एक तरीके से एक्सिक्यूट करने का काम करता है, मतलब जो है कंटिन्यू करने का कार्य करता है। जुडिशरी यदि आपके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है तो ये आपको क्या एक तरीके से ये अपने स्तर से जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से या एक तरीके से अपने तरीके से जो है जो भी हो सकता है न्याय देने का कार्य करता है। कौन? आपका जुडिशरी। तो गाइस ये एक तरीके से क्या है इनके बारे में। तो अब एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, इसके लिए भी जुडिशरी हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इसको जो है बनाया गया है, या इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इसको क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। तो अब देखते हैं कि अपेक्स कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ये था एक तरीके से जुडिशरी के बारे में। अब आता है जुडिशरी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि सबसे एक तरीके से गार्जियंस है एक तरीके से। तो अब उसको एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को लेआउट करने के बाद देखा गया है कि सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पे जो के हिसाब से चलने वाला जो कार्य है वो कौन करता है, आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट करता है, जिसे हम अपेक्स कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम अपेक्स कोर्ट बोलते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं गाइस। तो लिसन केयरफुली, सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी एज पर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज द टॉप मोस्ट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, एक तरीके से टॉप मोस्ट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ का? इंडिया का। क्यों? एज ए कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संवैधानिक रूप से इसको टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है एज ए जुडिशियल, एज ए न्यायिक प्रणाली के आधार पर। इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, और ये कहाँ पर है आपका? दिल्ली में सिचुएटेड है। कहाँ पर है आपका सिचुएटेड? इन दिल्ली। उसके बाद ऑल द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टू वर्क अंडर द जुडिशरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब जितने भी क्रिमिनल कोर्ट हैं, क्रिमिनल कोर्ट के साथ साथ आपके जो सिविल कोर्ट्स हैं वो अंडर द वर्क ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही वर्क करते हैं। किसके अंडर में? सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही वर्क करते हैं। एंड द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 28 एडिशनल जस्टिस। मतलब देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक आपका 1 मतलब चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस होता है, और 28 आपके एक तरीके से क्या होते हैं? एडिशनल जस्टिस। कौन से होते हैं आपके? एडिशनल जस्टिस होते हैं। जिससे हम एक तरीके से टोटल ज्यूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक तरीके से ज्यूरी बोलते हैं। कैसे ज्यूरी क्यों बोलते हैं? देखो, यदि आपका सिंगल चीफ जस्टिस हो या सिर्फ एक जस्टिस हो तो एक तरीके से वो आपका चीफ जस्टिस हो जाता है। लेकिन जब चीफ जस्टिस के साथ साथ 28 आपके एडिशनल जस्टिस को इसमें ऐड कर दिया जाता है तो आपकी क्या बन जाती है? ज्यूरी बन जाती है। तो अंडर द सुप्रीम कोर्ट आपका 1 तो चीफ जस्टिस होता है, उसके बाद आपके 28 जो है एडिशनल जस्टिस होते हैं, जिनको एक तरीके से आपके प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? जो आपके प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इलेक्ट किया जाता है। और इनको अपॉइंट करने का काम एक तरीके से किसका है? प्रेसिडेंट का है। इन द नंबर ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, बट इफ द प्रेसिडेंट फील्स दैट द वर्क
load of the Supreme Court is increased, then the President can appoint the additional judges for the Supreme Court as per as the provisions of Constitution। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज को, जिसे हम चीफ जस्टिस बोलते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं। बट अंडर द वर्कलोड, एक तरीके से अंडर द राइट ऑफ जो है प्रेसिडेंट, देखते हैं कि यदि जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्क ज़्यादा है तो वो एडिशनल कोर्ट्स को, जो जजेस को क्या करते हैं उसमें आपका जोड़ देते हैं, या एडिशनल जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में जो आपका सुप्रीम जज होता है, पहले एक आपका जैसे जिसे हम चीफ जस्टिस बोलते हैं, और सेकेंडरी एक तरीके से 28 एडिशनल जज होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। और इसको एक तरीके से कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड बोला जाता है, क्योंकि अंदर जो कोर्ट्स होते हैं कहीं ना कहीं उनका जो डाटा होता है, जो उनका रिकॉर्ड्स होता है, वो सब आपका कहाँ सबमिट किया जाता है, आपका सुप्रीम कोर्ट। मतलब आपको कोई भी डाटा चाहिए, कोई भी क्रिमिनल केस से रिलेटेड, या एक तरीके से आपका जो अदर जो एक तरीके से आपके सिविल केसेस हैं उनसे रिलेटेड कोई आपको डाटा चाहिए, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में ही मिलेगा। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक तरीके से हाईएस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ कोर्ट, मतलब सबसे ज़्यादा जो है ऊंचा जो स्थान है वो आपका यहाँ पर किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है ना। अब आता है एक तरीके से किस तरीके से इसको चुना जाता है, तो द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। मतलब इनको चुनने का जो तरीका है वो बेसिस ऑफ सीनियरिटी के आधार पर है कि भाई इनकी क्या सीनियरिटी है, मतलब अपने जजेस से कितने सीनियर हैं, तो सीनियरिटी के हिसाब से इनको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। दूसरा, एक्सपर्ट फॉर द चीफ जस्टिस of the Supreme Court of all other judges are appointed to consultation with the Chief Justice as well as the other senior judges। दूसरा एक तरीके से इनको जो चुनाव किया जाता है तो कंसल्ट किया जाता है, जो दूसरे सीनियर जजेस होते हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद आपके जो आपके एडिशनल जस्टिस होते हैं उनको चुना जाता है। किससे, चीफ जस्टिस से इनके बारे में क्या ली जाती है, आपकी राय ली जाती है, कंसल्ट किया जाता है चीफ जस्टिस से, और उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा आपके एडिशनल जज को भी ऐड कर लिया जाता है। अब दूसरा एक तरीके से देखा जाए तो जो आपके जो एक तरीके से मैन जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, इनकी जो है एक तरीके से देखा जाए तो एज वगैरह से भी रिलेटेड कुछ फैक्ट होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही इनको चुना जाता है। तो अब गाइस उनको समझने के लिए हमें नेक्स्ट पॉइंट पे जाना होगा, को वो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि क्वालिफिकेशन ऑफ जज, मतलब क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, मतलब चीफ जस्टिस जो आपके चीफ जस्टिस हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, किस तरीके से उनको जो है आपका एज ए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस के तौर पर बुला लिया जाता है, या एज ए चीफ जस्टिस के तौर पर उनको ऐड कर लिया जाता है। क्वालिफिकेशन, सन ऑफ चीफ जस्टिस। क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ जस्टिस की बात करें तो सबसे पहले उन्हें क्या, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। जिस किसी भी सिटीजन को जो है चीफ जस्टिस चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उन्हें उनका जो है कि कहाँ के होने चाहिए, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, मतलब भारत के ही निवासी होने चाहिए। सेकंड, शुड बी प्रोवाइडेड ए सर्विस at least 5 years in एक तरीके से हाई कोर्ट। कम से कम एक तरीके से उनके द्वारा 5 साल तक हाई कोर्ट में सर्विस प्रोवाइड की गई हो। कितनी, कम से कम 5 साल तक। तीसरा एक तरीके से ऐसा हो सकता है कि एटलीस्ट एक तरीके से एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर क्या होना चाहिए उनका, जज एक तरीके से एडवोकेट के तौर पर,
हाई कोर्ट में, इन हाई कोर्ट, इन हाई कोर्ट देखिए एक तरीके से 10 ईयर एक्सपीरियंस in high court 10 year experience as advocate, in high court 10 year experience as advocate, मतलब एज ए एडवोकेट उनके कम से कम हाई कोर्ट में कितने 10 ईयर तक उन्होंने क्या किया हो, एज ए एडवोकेट, एज ए वकील के तौर पर अपनी सर्विस को क्या किया हो, प्रोवाइड किया हो। थर्ड एक तरीके से ये है शुड बी फेमस, एक तरीके से ज्यूरिस्ट रहे हो, मतलब फेमस jurism, should be famous jurism as per as the opinion of president, as per as the opinion on president, प्रेसिडेंट के अनुसार वो बहुत ही फेमस, उनके कुछ ऐसे डिसीजन रहे हो जिन्होंने उनके जो है उनके ऊपर काफ़ी बड़ी छाप छोड़ी हो, तो इस बेस पर भी उनको क्या जो है चीफ जस्टिस के तौर पर चुना जा सकता है। फिर आपका एक तरीके से ये होता है कि शुड नॉट बी मोर देन 65 ईयर एज, शुड नॉट बी not be 65 year और more than, कम से कम मतलब उनकी एज 65 साल की ना हो, इससे कम की हो या इससे अधिक की ना हो। यदि ऐसा होता है तो भी वो एक तरीके से चीफ जस्टिस के तौर पर नहीं चुने जा सकते हैं। फिर कुछ आप अलग से भी कुछ आपके पॉइंट्स लिख सकते हो इसमें, जैसे कि आप ये लिख सकते हो कि मतलब शुड नॉट बी ए फिजिकल डिसेबल्ड, मतलब वो शारीरिक रूप से बीमार परेशान ना हो। फिर एक तरीके से पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि शारीरिक रूप से जब परेशान नहीं हो, साथ में वो गवर्नमेंट एज ए मतलब जो है प्रोफेशनल रूप से कहीं किसी भी पद पर एक तरीके से अलग से वर्क ना कर रहे हो, अलग से सर्विस ना दे रहे हो, है ना, जो प्राइवेट एक तरीके एज ए प्राइवेटेशन वो किसी भी जगह आपका अपना वर्कआउट नहीं कर रहे हो, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में भी आप इसमें लिख सकते हो। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके 4 पॉइंट हो जाते हैं कि सबसे पहले तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, दूसरा कम से कम 5 साल उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी सर्विस प्रोवाइड की हो एज ए जज, फिर या फिर कम से कम 10 ईयर आपका एक्सपीरियंस ऐसे एडवोकेट हो आपका हाई कोर्ट पे। फिर नेक्स्ट आपका फेमस ज्यूरिज्म रहा हो उनका किसी एज पर एज ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार उन्हें लगता हो कि भाई ये इंसान इसके जो है आपके जो भी इसके न्याय प्रणाली के अंतर्गत जो निर्णय रहे हैं बहुत ही अलग रहे हैं, तो आपके कुछ ऐसे डिसीजन रहे हो जिसने आपके प्रेसिडेंट पर बहुत बड़ी छवि बनाई हो, तो वो भी ऐसा चुना जा सकता है। शुड बी नॉट बी 65 ईयर और मोर देन, मतलब वो इंसान आपका 65 साल या 65 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो भी उसको जो है एज ए जो है आपका जो है आपका चीफ जस्टिस नहीं चुना जा सकता है। फिर दिस इज़ द रिटायरमेंट एज 65 ईयर फॉर द जजेज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि एक तरीके से जो जजेज होता है रिटायरमेंट एज ऑफ जजेज इज 65 ईयर, है ना। तो हम जानते हैं इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार आपकी 65 ईयर जो एज होती है वो जज के रिटायरमेंट की हो जाती है, तो इसलिए भी इससे ऊपर की एज वाले को जो है जज नहीं चुना जा सकता। फिर आपका आता है टाइम पीरियड, तो रिटायरमेंट टाइम की बात करें तो 65 ईयर ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हमें ये पता है एक तरीके से कि 65 ईयर पे जो है जो आपका जज है वो कैसा हो जाता है, रिटायर हो जाता है। फिर एक तरीके से इसको एक तरीके से आपका जो है
बीच, हाँ, दूसरे तरीके से इसको बीच में भी कभी रिटायर किया जा सकता है, बट वो तब है जब इस पर कुछ ऐसा मतलब इस पर करप्शन वगैरह से रिलेटेड रहा हो, तो इसको जो है बीच में क्या किया जा सकता है, जो है इसको इम्पीचमेंट या मिसबिहेवियर के तौर पर इसको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। बट उसके लिए 2/3 आपका एक तरीके से नंबर ऑफ मेंबर जो एक तरीके से हैं आपके, वो इसको क्या करें, वहाँ से मतलब ऑफिस से बायकॉट करने के लिए तैयार हों। कितने? 2/3 पर्सन जो है इसको एक तरीके से बायकॉट करने के लिए तैयार हों, तभी इसको जो है यहाँ से निकाला जा सकता है। और एक तरीके से वजह क्या, या तो वो एक तरीके से इनकैपेबल हो, या फिर दूसरा मिसबिहेवियर करता हो, या फिर एक तरीके से कई और इसकी जैसे कि करप्शन से रिलेटेड हो, तो ऐसी स्थिति में इसको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अन्यथा एक तरीके से इसको आप इस तरह जो है बाहर नहीं निकाल सकते हैं, है ना। और इसके लिए आपको जो प्रेसिडेंट है वो जो है इसके रिटायरमेंट को क्या करता है, प्राप्त करता है। मतलब इसका जो रिटायरमेंट लेटर है वो किसके पास जाता है, आपका प्रेसिडेंट के पास होता है। मतलब द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द एडमिनिस्ट्रेटर द ओथ ऑफ एक तरीके से सिक्रेरी एंड द लॉयल्टी टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरीके से आपका प्रेसिडेंट इसको ओथ दिलाता है, लॉयल्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी देता है, बताता है, उसी तरह से इसका रिजाइन लेटर भी एक्सेप्ट करता है। दोनों कार्य जो है कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट करता है, अपॉइंट करने का और रिजाइन लेटर एक्सेप्ट करने का। ये जो एक तरीके से क्या है इसके बारे में है, मतलब टेन्योर इसका क्या होता है, मतलब 65 एज, मतलब 65 ईयर से ज़्यादा ना हो। और दूसरा तरीका क्या है, यदि ये मिसबिहेवियर रहा है या एक तरीके अनकैपेबल हो, तो इसको 2/3 के बहुमत के साथ इसको क्या किया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है, मतलब वहाँ से निकाला जा सकता है ऑफिस से। और इसको जो आपका एक तरीके से रिजाइन लेटर है वो एक्सेप्ट कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट करता है। तो ये था एक तरीके से किससे रिलेटेड, आपका जो है सुप्रीम कोर्ट के आपके चीफ जस्टिस से रिलेटेड, है ना। अब आता है एक तरीके से द पावर ऑफ जुडिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जुडिशन से रिलेटेड क्या पावर होती है। इस जो है आपके टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।